आरबीआई ने आज मार्केट को सरप्राइज दिया है। दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनफैक्ट दरें जो है जैसी थी वैसी बरकरार रखी गई हैं। मार्केट भी इसको पॉजिटिव तौर पर ले रहा है। लेकिन ये आखिर ये फैसला अचानक से क्यों आरबीआई ने किया और ये इसके क्या मायने हैं, मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और आगे क्या रोड अहेड क्या होगा, ये सारी चीजें समझनी जरूरी हैं। और ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं धनंजय सिन्हा, जो डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च हैं स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक सेगमेंट के सिस्टमेटिक्स ग्रुप में। धनंजय सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल तो यही कि आरबीआई ने, चूंकि 6 सदस्य थे आरबीआई के एमपीसी के और सारे सदस्यों ने ये वोट किया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाए, क्या आप इसको एक सरप्राइज के तौर पर देख रहे हैं ऐसे दौर में जब फेड भी दरें बढ़ा रहा है, ईसीबी ने भी दरें बढ़ाई हैं? मेरे हिसाब से जो है आरबीआई ने कहा है कि जो है ये रेट पॉज है, रेट हाई का जो टाइटनिंग का जो पॉज है वो मोमेंटरी है। ये इट इज़ ओनली रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, मतलब ये पर्टिकुलर मीटिंग के लिए इन्होंने पॉज किया है। बट उन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का दर काफ़ी हाई है, 6% से ऊपर है और वो स्टिकी है, तो वो फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है। तो वो टाइटनिंग बायस जो है वो रखा है उन्होंने। इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई ये जो इनका जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन येट अ पॉज, इसका कोई मेजर जस्टिफिकेशन दिखता नहीं है अपेरेंटली। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये है कि भाई ग्लोबल जो बैंकिंग सिस्टम है, ग्लोबल टाइटनिंग जो भी चल रहा है, उसके कारण इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा और हो सकता है ये आगे जाके 6-8 महीने में ये काफ़ी एडवर्स भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट कंडीशंस टाइट, उसका इम्पैक्ट इंडिया में होगा। तो उसका इम्पैक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए वो हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा कैलिब्रेटेड मैनर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं कि भाई हम उस सिचुएशन में डील करने के लिए सक्षम रहें, या हम इतना जो कस के टाइट ना कर दे कि वो इम्पैक्ट एम्पलीफाई हो जाए इंडिया में। सो आई थिंक वो एक तरह का प्रैक्टिकलिटी शायद उन्होंने अडॉप्ट की। ये सारी चीज़ इन्होंने स्टेटमेंट में नहीं बोला, बट मुझे ऐसा लगता है ये इनका संदर्भ रहा होगा, जो इन्होंने इतना क्रिटिकली बोला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में काफ़ी बार ये एम्फसाइज किया है कि द इंडियन बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल है, रिजिलियंट है, काफ़ी माइक्रो एंड मैक्रो रेगुलेटरी मेजर्स लिया है आरबीआई ने पिछले सालों में, जिसके कारण ये रेजिलियंस बरकरार है, इसको प्रिजर्व करना है। तो शायद इसको जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है ग्लोबल जो हो सकता है उसको लिमिट करने के लिए शायद इन्होंने एक तरह का पॉज किया होगा। जी सर, जो एक डर रहता है फेड का कि फेड ने दरें बढ़ाई तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि पीछे फेड ने, ईसीबी ने या फिर बाकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने दरें बढ़ाई, लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए आरबीआई ने पॉज किया। आरबीआई ने इस बार दरें नहीं बढ़ाई। तो क्या इसको डिकपलिंग के तौर पर देखें या अभी रुकना चाहिए कि ये डिकपलिंग नहीं है, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? नहीं नहीं, डीकपलिंग बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। तो आरबीआई ने बोला है कि जो स्पिलओवर इफेक्ट ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स है, स्पेशली विद द बैंक फेलियर्स, जो बैंक जो बंद हो गई, यू नो कैपिटल इरोजन हो गया, और उसके कारण जो हुआ है उसका जो इम्पैक्ट इंडिया में होगा, ये आरबीआई ने भी मानना है कि भाई हम जब हमारा सिस्टम इम्यून है, कि उसके बावजूद भी वो स्पिलओवर इफेक्ट होगा, और फ्यूचर में भी जो है वो माइक्रो लेवल पे जाके इंटरवेंशंस और रेगुलेटरी सुपरविजन की ज़रूरत है, सो दैट ये जो इंडिया में ना हो। तो बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी जो डीकपलिंग थीम जो थीम है वो इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि इंडिया, लोग सोचते हैं ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है लिक्विडिटी का इंडिया में वो ग्लोबल से ही आता है, एफएक्स रिजर्व ग्लोबल रेट से डिटरमिन होता है, और उसके कारण हमारा डिपॉजिट ग्रोथ जो है और मनी सप्लाई ग्रोथ हैज़ बीन स्टक अराउंड 10% तो एक ग्लोबल स्पिलओवर इफेक्ट का भी एक इम्पैक्ट है, डोमेस्टिक भी है, बट आपका जो क्रेडिट ग्रोथ है उससे ऊपर है। तो ये जो डिस्पैरिटी है वो ग्लोबल स्पिलओवर के कारण भी है। तो आई वुड से दैट ये मानना कि डीकपल्ड है ये वो गलत होगा। आई वुड से टाइम एंड अगेन ये प्रूव हो गया है पिछले 10-15 सालों में और 20 सालों में कि डीकपलिंग थीम इज अ मिथ। ओके सर, एक चीज जो अब तक ये लग रहा था कि मार्केट को एक डिसाइसिव एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरफ मार्केट जाए।
तो अब यहाँ से आप मार्केट को किस डायरेक्शन में देखते हैं कि मार्केट क्या इसको कैसे लेगा, पॉजिटिव लेगा, या फिर मार्केट के लिए ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, मार्केट इस पे नॉर्मल रिएक्ट करेगा? मार्केट का क्या डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से? तो मार्केट जो है दो तीन चीज़ों पे निर्भर है। एक तो है कि आपका कंपनी के अर्निंग्स प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा आगे जाके। हमने ये देखा है कि पिछले दो तीन क्वार्टर्स में दिसंबर क्वार्टर तक तो जो रिजल्ट्स आया उसमें जो है अर्निंग्स डाउनग्रेड ही हुए हैं। अगर आप बैंकों को हटा दीजिए जिसमें इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया, बट अगर आप नॉन बैंकिंग सेक्टर देख ले और आईटी को भी हटा दे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर है, हमने करीब 2500 कंपनीज का एनालिसिस किया। उसमें मैंने देखा कि प्रॉफिट्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा तो प्रॉफिट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स का जो ट्रैजेक्टरी है वो इम्पॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से वल्नरेबिलिटी जो है वो अर्निंग्स के ऊपर देखने की ज़रूरत है। और क्योंकि स्लो डाउन होगा नेक्स्ट ईयर तो उसका इम्पैक्ट आपका अर्निंग्स पे भी होगा। अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया, इससे कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपका क्रेडिट डिमांड इज़ हायर देन द डिपॉजिट ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ ये जो डिस्पैरिटी रहता है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही है, तो मेरे ख्याल से वो प्रेशर बना रहेगा। हो सकता है वो इंक्रीमेंटली कम हो, बट ये प्रेशर बना रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेल्स नंबर क्या होगा, अर्निंग्स एज रिजल्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है वो डाउनसाइड रिस्क उस पे है। दूसरी बात है कि आपका जो मल्टीपल्स है वो जो है वो इंडिया इज़ एक्चुअली ऑन द एक्सपेंसिव साइड। सो ये एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ के ऊपर काफ़ी बना के रखा है। जैसे कि कंसेंसस एस्टिमेट जो निफ्टी के लिए फॉर इंस्टेंस फॉर FY23 इज अबाउट 15%। नेक्स्ट ईयर क्योंकि इधर डाउनग्रेड किया तो अगला साल करीब 18-20% के आसपास आ गया, तो ये होने वाला नहीं है। तो बेसिकली जो मल्टीपल भी है वो अर्निंग्स के साथ इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट फिर भी आई वुड से फ्लैटिश होगा, ऊपर नीचे बीच में ट्रेडिंग मार्केट रहेगा बाय एंड लार्ज, और सेक्टर रोटेशन होते रहेगा डिपेंडिंग ऑन वेयर पीपल फाइंड वैल्यू एज फार एज सेक्टर एंड स्टॉक्स आर कंसर्न। मेरा मानना है कि मोटी तौर पे अगर हम देखें तो कंपनीज जिसके पास मार्केट शेयर अच्छा है, रेजिलियंस है, वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम जो है वो रेजिलियंट है और जनरली मार्केट शेयर गेन किया है, लार्ज कंपनीज, थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर, मोनोपोलिस्टिक पावर हो, तो आई वुड से दोज कंपनीज कैन एक्चुअली डू बेटर। सो बेसिकली लार्ज कैप जनरली शुड बी डूइंग बेटर। जी। सो सर, आपने बता दिया कि पैरामीटर्स क्या होने चाहिए जिन पे देखा जाए कि कंपनियां आगे कैसे ग्रो करेंगी। मार्केट का आपने एक रुख दे दिया, लेकिन जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कोई सेक्टर्स आपकी नजर में ऐसे हैं जिन पर आपको लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में, या फिर अब जो चूंकि अर्निंग सीजन भी आ रहा है दोबारा, तो ऐसे टाइम में उन पर फोकस करना चाहिए, वहां पैसे कमाने के मौके उन्हें मिल सकते हैं। और दूसरा एक कॉशन के तौर पर यह भी कि कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे बिल्कुल अलर्ट रहना है और दूर रहना है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको? तो बेसिकली है कि जो बहुत ही ग्रोथ सेंसिटिव, सबसे पहला बात है कि जैसे हम आगे जाएंगे तो बेसिकली जब हम फ्यूचर में देखते हैं कि जो पिछले 3-4 महीने में जो बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपेंशन हुआ है प्रॉफिट का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि नॉन बैंकिंग सेक्टर का जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया है। क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो उनका कम हो गया। तो ये जब आगे जाएंगे तो कंपनीज एज दे स्केल डाउन एंड दे फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स, तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उनका था, जो ऑपरेटिंग लेवरेज था, वो कम होगा। तो बैंकिंग सेक्टर को जो क्रेडिट डिमांड वगैरह जो भी था वो कम होगा। तो बैंकिंग सेक्टर का जो एबनॉर्मल प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में हुआ है वो मॉडरेट होने लगेगा। सो पहली बात, जो लेंडिंग बिजनेसेस है वो मेरे ख्याल से वो अंडर परफॉर्म करेगा। जो हम देख रहे हैं कि जैसे कि PSU बैंक्स हैं और बैंकिंग सेक्टर इन जनरल हैज़ अंडर परफॉर्म दिस ईयर, तो वो मुझे लगता है बरकरार रहेगा। जो दूसरा चीज़ है कि ग्लोबली मुझे जैसा लगता है कि जैसे चाइना में डिमांड रिवाइवल की बात हो रही थी कि भाई उसके कारण मेटल डिमांड बढ़ेगा, कमोडिटी डिमांड बढ़ेगा, वो अभी क्वेश्चन मार्क आ गया है वहाँ पे कि जितना उम्मीद था उतना स्ट्रेंथ नहीं है। एंड दूसरा ये है कि जब ग्लोबल सिनेरियो हम देखेंगे US यूरोप में, तो बेसिकली हाउसिंग सेक्टर मॉडरेशन पे जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मेटल्स और कमोडिटी सेक्टर, इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल इम्पैक्ट इसका काफ़ी है।
आई वुड से द आईटी सेक्टर लास्ट ईयर काफी कम अंडर परफॉर्म किया है. इट हैज कंट्रैक्टेड बाय, आई थिंक आईटी इंडेक्स हैज डिक्लाइंड बाय ऑलमोस्ट लाइक 25% और 30%. तो अंडर परफॉर्मेंस काफी रहा है. तो मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन आए, क्योंकि आईटी सेक्टर में जो है वो आरबीआई ने भी बोला कि भाई आईटी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, और हमने देखा है कि रिजल्ट्स में कि जो मार्जिन है वो एक्सपैंड करना, जो मार्जिन प्रेशर था लास्ट ईयर तक, क्योंकि वेज प्रेशर बहुत ज़्यादा था. अब यूएस में रिट्रेंचमेंट वगैरह हो रहा है, तो उसका उसका जो बेनिफिट है वो लोअर एम्प्लॉय कॉस्ट में हो रहा है इंडिया में भी, इंडियन वेंडर्स का. तो हो सकता है उसका जो मार्जिन बढ़े. तो उसमें रिस्क यही है कि बैंकिंग सेक्टर डिसलोकेशन होगा तो वहाँ पे इशू आ सकता है. बट आई वुड से दैट थोड़ा बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है. और आई वुड से जो चीज़ हमें पसंद है, जो कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म जैसा जो मुझे आउटलुक दिखता है, ये वो होंगे कंपनी जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जिसमें मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप हो. ऐसे जनरली कंजम्पशन स्टोरी में होता है इंडिया में, जैसे ऑटोज़ में है ना, ऑटोज़ में जैसे आपका ट्रैक्टर्स वगैरह जैसा हुआ, या आई वुड से पैसेंजर कार्स में भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन. तो अभी भी मार्जिन एक्सपेंशन वहाँ हुआ नहीं है. कमोडिटी प्राइसेस फॉल होंगे तो शायद वहाँ पे वो मार्जिन एक्सपेंशन का थोड़ा बहुत वो ट्रैक्शन आएगा. फिर स्टेपल्स में भी काफ़ी है जिसमें कि स्ट्रेंथ है मार्केट. जैसे आपका एफएमसीजी कंपनीज हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनीज जो रूरल में इंट्रेंस्ड हैं, जो एग्री सेक्टर पे डिपेंडेंट है, वो सारा जो है सेक्टर अच्छा कर सकता है. यूटिलिटी सेक्टर जो है वो एक और सेक्टर है जो कि काफ़ी रिजिलियंट होता है इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से. तो ये सारा है. थोड़ा फार्मा में भी ओवरवेट है, बट सिक्लिकल जैसे कैप गुड्स, डीप कैप इंडस्ट्रियल कैप गुड्स जैसे है, वो सब इतना अभी परफॉर्म नहीं करे. क्योंकि कंपनीज जो है वो ज़्यादा अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के तरफ बढ़ेंगे, एक्सपेंशन की तरफ जो है वो नहीं होगा. Even working capital requirement might actually come down. So some of the cyclical sector is something हम लोग थोड़ा सा cautious है. ओके ओके. सो छोटे से समय में आरबीआई पॉलिसी से लेकर मार्केट और सेक्टर्स तक की सारी बातें अपने बड़े साफ तरीके से समझाई. थैंक यू सो मच धनंजय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये सारी चीजें बताने के लिए. Thank you.